हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+1 फिजिक्स यूनिट। आज हम शुरू करेंगे ऑसिलेशंस एंड वेव +1 फिजिक्स। तो आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस पढ़ने से पहले हम कुछ तरह की मोशन जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा है। हमें पता है ये सारी मोशंस जो हैं ये रिपीट नहीं होती। जैसे प्रोजेक्टाइल है, डज नॉट रिपीट। इटसेल्फ। इसी तरह से मान लीजिए ट्रांसलेटरी मोशन है किसी पार्टिकल की, वो भी जो है वो रिपीट नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो अगर हम इनकी मोशन की बात करें, प्लैनेट्स की मोशन की बात करें, तो ये एक खास इंटरवल के बाद क्या होती है? रिपीट होती है। तो ऐसी मोशंस जो बारी बारी रिपीट होती हैं, आज हम बेसिकली उन्हीं मोशंस के बारे में जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। यानी कि पीरियोडिक मोशन कौन सी मोशन? अ मोशन which repeats itself after a regular interval of time. इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और इसकी एक और टर्म है, वो है हार्मोनिक मोशन। तो इसको हम पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन कह देते हैं। और इस मोशन में जो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, जिसके बाद ये मोशन रिपीट होती है अगेन एंड अगेन, उसको हम टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ इट्स मोशन कह देते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पीरियोडिक मोशन की। जैसे मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। पेंडुलम जो है वो अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है अपनी मीन पोजीशन के आसपास। इसके अलावा हम मोशन ऑफ हेलिस कोमेट अगर देखें तो पीरियोडिक है, क्योंकि ये अपीयर होता है आफ्टर 76 ईयर। हर एक 76 ईयर्स के बाद ये जो है हमें दिखाई देता है। तो ये भी मोशन जो है वो पीरियोडिक है। इसी तरह से ऑसिलेशंस ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, ये भी जो है वो पीरियोडिक है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें मान लीजिए किसी पीरियोडिक मोशन में, तो मान लीजिए ये हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इस तरफ मान लीजिए हम टाइम ले रहे हैं और इस तरफ जो है हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ले रहे हैं विद टाइम। अच्छा, अब मान लीजिए फ्रॉग क्लाइंब अप अ रैंप टू कैच एन इंसेक्ट। तो ये क्या करेगा? ये कूदेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तो ये इतने टाइम पीरियड में इसकी एक मोशन कंप्लीट होगी। ये पहले कूदा, ऊपर गया, यहां मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर ये नीचे आ गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर इसने क्या किया? फिर कूदा, फिर नीचे आ गया। इस तरह से ये अपनी मोशन को क्या करेगा? रिपीट करेगा। इसी तरह से एक और, अगर हम बाउंसिंग बॉल की एग्जांपल ले लें, तो मान लीजिए हमने इसको उछाला, ये इतनी हाइट पे जाके फिर नीचे आ गया, फिर टाइम के साथ साथ फिर इसने हाइट गेन की, फिर नीचे आ गया,
तो ये भी मोशन जो है वो क्या है हमारे पास इस तरह से, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस तरफ टाइम सेम इसी तरह से ये फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये सारी मोशंस जो हैं ये क्या है, पीरियोडिक मोशन। अब हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन की। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ये खास तरह की मोशन है जो है तो पीरियोडिक, अपीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये क्या है, एक मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसके आसपास किसी पार्टिकल का बारी बारी से वाइब्रेट करना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में अपीरियोडिक मोशन, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, in which the body moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point। ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी, और इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी वैसे तो एक ही तरह की मोशन है, लेकिन अगर हम इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे से अलग देखना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन जो है वो भी वाइब्रेटरी है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे हम अगर पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम जो है वो हमें पता है 1 सेकेंड में अपना एक जो है साइकिल कंप्लीट करता है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, यानी कि 1 सेकेंड में 1 से ज्यादा 10, 20, 30, 40 साइकिल्स हो जाए, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे वाइब्रेशन कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। तो इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन जो है वो दोनों एक दूसरे से हम कह सकते हैं इस तरह फर्क कर सकते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशंस की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये सारी मोशंस जो है ऑसिलेटरी मोशन है। ये देखिए, ये स्ट्रिंग को हमने इस तरह से हिला दिया, तो ये अपनी, ये मीन पोजीशन है इसकी, ये मीन पोजीशन है, तो ये मीन पोजीशन के आसपास कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से वाइब्रेट करती है। इसी तरह से ये भी, ये मास अटैच किया हुआ है टॉप ऑफ अ फ्लेक्सिबल रोड, इसी तरह से ये ट्यूनिंग फोर्क है, और ये भी मान लीजिए एक प्लास्टिक की रॉड है, या एक बारीक लकड़ की जो है पत्ती टाइप है, जिसको हम ऐसे हिला देते हैं तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। इसी तरह से ये पेंडुलम। तो ये सारी एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन की। तो ये तो होगी ऑसिलेटरी मोशन। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ डेफिनेशंस जो हमें पता होनी चाहिए कि ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन में क्या क्या जो है टर्म्स वो यूज हो सकती हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने ओरिजिन से देखते हैं कि कितनी दूरी है किसी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हम जो है डिस्प्लेसमेंट को एक और टर्म से लेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर मूवमेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, यहां हमने इसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, मान लीजिए ये इसकी मीन पोजीशन है, दिस इज इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मान लीजिए
इस ब्लॉक की मूवमेंट अगर इस तरफ होती है तो ये मीन पोजीशन से इसकी दूरी इस तरफ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो मान लीजिए ये वाली पोजीशन पे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मीन पोजीशन से हम, अगर हम लीनियर की बात करें जो पार्टिकल की मूवमेंट है, तो हम इस तरह से डिस्प्लेसमेंट को जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, दिस इज सिंपल पेंडुलम। अब ये इसकी वर्टिकल पोजीशन है, यानी कि यहाँ पे ये स्थिर रहता है, यहाँ पे ये जो है वो अपनी पोजीशन पे जो है टिका रहता है। अब जब ये मूव करेगा, मान लीजिए ये पेंडुलम इस पोजीशन पे चला गया, तो ये एंगल इसने कवर किया। तो इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर इन नेचर, दैट इज एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, ये वर्टिकल यानी कि मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन। यहां से हम देखेंगे थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से हमने देखा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगुलर भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीनियर भी हो सकती है। अब और भी बहुत सारी टर्म्स है, जैसे हमने टाइम पीरियड या पीरियड, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, by a particle to complete one oscillation. अब वन ऑसिलेशन का क्या मतलब है, यहां तक मान लीजिए पेंडुलम गया, यहां से शुरू हुआ, ये इसकी पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। अब मान लीजिए बैक आया, जब ये बैक आएगा दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, मान लीजिए ये इसकी पोजीशन 3 है। अब दोबारा से ये इस तरफ जाएगा, नेगेटिव वाली साइड पे जाएगा, जैसे ये स्प्रिंग के केस में हमने देखा था कि ये इस तरफ गया था। तो अब यहां से पेंडुलम इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, मान लीजिए ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, पोजीशन 4। अब दोबारा से जब ये अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो हम कहेंगे इसका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसको, इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फॉर one oscillation. तो time period may be defined as the smallest interval of time in which the harmonic motion is repeated. इसको हम कैपिटल T से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, SI यूनिट इज सेकेंड, टाइम पीरियड के यूनिट जो है वो सेकेंड। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को सेकेंड, इसके अलावा हम छोटे यूनिट्स जो है वो माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स मींस 10⁻⁻⁶ सेकेंड। और अगर हम ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लेनेटरी मोशन की बात करें तो वो डेज में भी होता है, ईयर्स में भी होता है। जैसे अभी हमने कॉमेट्स की बात की है, तो हेले कॉमेट्स 76 ईयर्स। तो ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड। अब आ गया हमारे पास व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। ये हमने बहुत बार 6th में, 7th में, 8th में, ऑल क्लासेस में हमने पढ़ा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ
time period. So reciprocal of time period gives the number of vibrations that occur per second. ठीक है? Gives the number of vibrations that occur per second. तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन. तो फ्रीक्वेंसी को किसी किसी बुक में एफ से लिखते हैं, कोई इसको म्यू सिंबल से लिखता है, कोई इसको एन सिंबल से लिखता है. तो आप इसको जो जैसे भी जो सिंबल आपको पसंद आए. फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड. तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी. तो ये दोनों का रिलेशन हो गया. अब बात आ गई यूनिट की. यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के यूनिट ये होते हैं हर्ट्ज. तो HZ 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज इसको हम HZ से लिखते हैं. 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. तो 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो है ये इसके यूनिट हो गए. अब आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मल्टीपल बाय 2 पाई यानी कि ओमेगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम ओमेगा से लिखते हैं. द फैक्टर टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीपल बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीपल बाय 2 पाई इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो बोलते हैं. तो इसको लिखने में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और 2 पाई बाय टी. क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी. तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, RAD पर सेकेंड. इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं. अब एक और टर्म आती है वो है फेज. फेज क्या होता है? तो फेज को अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक मोशन में बात करें किसी भी टाइम पे, तो इट इज द फेज ऑफ पार्टिकल इज इट्स स्टेट as regard its position and direction of motion at that time. ये हम आगे जाके थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे. तो फेस ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी टाइम इज इट्स स्टेट as regard its position and direction of motion at that time.
फेस ऑफ अ पार्टिकल, अगर हम सिंपल ऑसिलेशन एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशंस की बात करें तो इसको हम फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नोट से जो है वो लिखते हैं। यहाँ फाई नोट जो होता है वो इनिशियल फेस और ईपोक इसको बोलते हैं। तो ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे होता है, जो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई नोट के बराबर हो जाएगा। तो यूनिट जो है इसके वो होते हैं रेडियन। फेस जो है ऑसिलेटरी पार्टिकल का वेरी करता है कॉन्टिन्यूसली विद टाइम, पर हम अगर इपोक की बात करें तो वो फिक्स्ड रहता है, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो था वो वही वही रहेगा। इसी तरह से फेस डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस इन फेस, फेस डिफरेंस, ये थोड़ा हम ब्रीफ में कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो डिफरेंस इन फेस एंगल्स ऑफ टू ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स एट एनी टाइम। मान लीजिए दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल ये है, मान लीजिए पेंडुलम की ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पेंडुलम है ये, हम इसकी पोजीशन जो है वो किसी खास इंस्टेंट पे वो देख रहे हैं। एक पेंडुलम मान लीजिए ये है, ये देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए इसकी पोजीशन ये थी, इसकी पोजीशन ये थी। तो ये अपनी मीन पोजीशन पे, ये आगे चला गया। तो इन दोनों में फेस डिफरेंस है। अब वो फेस डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अभी मैं आपको इसको वेव्स की फॉर्म में बताती हूँ। जैसे आगे जाके इसको और डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये 0 टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये इसकी मीन पोजीशन है। तो ये मीन पोजीशन पे है। जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे आएगा टाइम के साथ साथ, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी ये वाली, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है। तो अब जैसे जैसे ये पार्टिकल दोबारा मीन पोजीशन पे आएगा टाइम के साथ, तो इसकी ये पोजीशन हो जाएगी। तो ये वापस आ गया। अब ये दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव वाली साइड पे, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी ये वाली। तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस पोजीशन से। तो ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया दूसरी तरफ। ये मान लीजिए आर एम्पलीट्यूड है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते, ये माइनस आर हो गया। अब दोबारा से ये मीन पोजीशन पे जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इसकी ये पोजीशन हो गई। ठीक है। अब देखिए जरा, ये वाला पार्टिकल जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, ये इसकी पोजीशन थी, ये इस पोजीशन पे था। लेकिन ये वाला पार्टिकल जो है जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो ये वाली पोजीशन पे है। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, ये देखिए ये हो गया, ये टोटल 2 पाई है। यहां से 0, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 2 पाई, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों में फेस डिफरेंस कितना हो गया 90 डिग्री। तो डिफरेंस इन फेस एंगल ऑफ टू ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी टाइम इज कॉल्ड फेस डिफरेंस। इसको हम फेस डिफरेंस जो है वो बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन की। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन क्या है? अ फंक्शन दैट रिपीट्स इट्स वैल्यू एट एंगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्गुमेंट। अ फंक्शन that repeats its value
at regular interval of its argument is called periodic function. तो periodic functional functions जो है are mathematical functions. तो ये क्या होते हैं, यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन. इनको अगर हम पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करना हो तो ये फंक्शंस यूज होते हैं. तो वी कैन रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एज मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट विद टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होती है. अगर हम किसी हार्मोनिक मोशन की बात करें तो इसको हम पीरियोडिक फंक्शन से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर कॉस ओमेगा टी. तो यहाँ पे ओमेगा टी जो है वो आर्गुमेंट है. अगर हम इसको 2 पाई से इंक्रीज कर दें, मान लीजिए साइन की वैल्यू है, कहीं पे भी है, साइन 0 है, साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री पे 0, अगर 2 पाई के बाद दोबारा हम आए तो फिर साइन की वही वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह कॉस है, मान लीजिए कॉस 90 डिग्री है, 2 पाई के बाद 2 पाई और इसमें ऐड कर दे तो कॉस की फिर वही वाली वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन दिस फंक्शन इफ आर्गुमेंट ओमेगा टी इज इंक्रीज्ड बाय an integer multiple of 2 pi radian, then the value of function remains same. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो सेम रहती है. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, t प्लस टी. ये क्यों? क्योंकि 2 पाई जब साइकिल कंप्लीट होता है तो 2 पाई साइकिल कंप्लीट होने में एक टाइम पीरियड जो है वो लगता है. तो हम इसको इस वे से भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. यहाँ पे t इज 2 पाई बाय ओमेगा. तो टाइम ऑफ द पीरियड फंक्शन इज गिवन बाय कैपिटल T. तो फंक्शन पीरियोडिक जो है वो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों पीरियोडिक हैं. हमें पता है विद पीरियड इक्वल टू 2 पाई रेडियन इनकी वैल्यू जो है वो रिपीट होती रहती है. क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 पाई होता है. इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 2 पाई के बराबर होता है. तो पीरियोडिक फंक्शंस अगर हम इनको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं. फंक्शन ऑफ टाइम है ये साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. इसी तरह से अगर हम कॉस का फंक्शन ले तो कॉस ओमेगा टी कॉस 2 पाई बाय टी इंटू टी. तो the two infinite sets of periodic function with period t, अगर हम इनमें टाइम पीरियड t इंक्रीज करते जाएं तो ये दोबारा से वही वाला फंक्शन जो है वो वही वैल्यू आती जाएगी. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन 2 पाई n by t into t. Here n is equal to 1, 2, 3 so on. इसी तरह से cos का फंक्शन 2 पाई बाय t, इसको भी n से मल्टीप्लाई कर दे इंटू t. यहाँ पे भी n जो है 1, 2, 3 so on. तो ये इनकी वैल्यू जो है वो सेम आती रहती है जैसे जैसे हम इसमें t या 2 पाई फैक्टर जो है वो ऐड करते रहते हैं. तो ये हो गया हमारे पास पीरियोडिक जो है फंक्शन की जो
ये एक करेक्टरिस्टिक्स है। तो अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, इसको हम एस एच एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट इज स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन in which particle moves to and fro about a mean position. तो ये हो गया हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेंडुलम की या स्प्रिंग की, तो ऐसी मोशंस जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब अगर हम किसी पार्टिकल को, मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है, यहाँ पे स्प्रिंग की एग्जांपल ही ले लेते हैं। चलो हम स्प्रिंग है यहाँ पे, अगर हम स्प्रिंग की पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, अगर ये यहाँ पे जाता है अपनी पोजीशन से, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है x, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां से छोड़ते हैं तो ये यहाँ पे जाता है, ये है इसका इस तरफ -x। तो अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और ये हमेशा किस तरफ पॉइंट करती है? मीन पोजीशन की तरफ। यानी कि अगर हम स्प्रिंग को इस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग अपनी वापस उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस फोर्स से, अप्लाइड फोर्स से उल्ट डायरेक्शन में लग रही है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसी तरह से अगर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट सफर करता है, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल जो है उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी वो भी हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई पार्टिकल वाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो सफर कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होगी इज प्रोपोर्शनल टू -y। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स या इसके आगे जो हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक अभी तक इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसी के साथ ही हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।